गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल डिकोड स्टडी पर हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 जुलाई और आज के पढ़ेंगे हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्विज। तो शुरुआत करते हैं आज के शानदार सेशन को। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संघाई सहयोग संगठन का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इंग्लिश में देख लेते हैं। वेयर इज द एनुअल समिट ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बीइंग हेल्ड? ऑप्शन ए है अस्ताना, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी है टोक्यो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। यानी कि जो ये एससीओ का संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन का वार्षिक जो समिट हो रहा है ये अस्ताना में हो रहा है। अब ये अस्ताना है कहाँ? तो अस्ताना कजाकिस्तान में है। कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना। और अस्ताना में ही होने वाला है एससीओ समिट। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो भारत का प्रतिनिधित्व जो करेंगे वो करेंगे हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कौन है? एस जयशंकर। एस जयशंकर। एस जयशंकर जी जो है ये अस्ताना संघाई सहयोग के वार्षिक शिखर सम्मेलन का भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे। अस्ताना जो है ये कजाकिस्तान में इसिम नदी के किनारे है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे ज्योग्राफिकल की बात आ जाए तो अस्ताना शहर किस नदी के किनारे है? तो ये इसिम नदी के किनारे है। इसिम नदी के किनारे। अब कजाकिस्तान में जो ये समिट होगा इसमें कई तरीके की चर्चे होंगे। जैसे अफगानिस्तान की स्थिति की भी बात होगी, यूक्रेन संघर्ष पे बात होगी। और इसमें जो है आमतौर पर भारतीय प्रधानमंत्री ही शिखर में भाग लेते हैं, लेकिन इस बार जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं भाग लेंगे। एससीओ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि एससीओ क्या है। एससीओ जो है एक यूरेशियाई राजनीतिक आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है, जिसे 2001 में क्या किया गया था? 2001 में रूस और चीन द्वारा बनाया गया था। 2001 में इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रूस और चाइना ने मिलकर किया था। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो है भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। भारत जो है इसमें 2005 में एक पर्यवेक्षक देश के रूप में सम्मिलित हुआ। फिर 2017 में अस्ताना शिखर सम्मेलन में ही भारत इसका पूर्ण सदस्य बना। तो अगर बात कही जाए कि भारत जो है एससीओ का पूर्ण सदस्य कब बना, तो ये बना 2017 में। 2017 में अस्ताना में ही शिखर सम्मेलन हुआ था, तो उसी शिखर सम्मेलन में इसको पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया था। एससीओ में शामिल जो इसके संघाई 5 अधिकारी हैं वो हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान भी 2017 में ही इसका स्थायी सदस्य बना था जब भारत बना था। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान की कैपिटल जैसा कि हमने बताया है कि अस्ताना है, लेकिन इसके प्रधानमंत्री भी आप लोग नोट कर लेना कि कभी कभी मान लो जनरल में पूछ लेता है। तो ओल्जेस वेकटेन्यो। ओल्जेस ओल्जेस वेकटेन्यो। थोड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन आप लोग याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। और वहां के जो प्रेसिडेंट है वो है कासिम जोमार्ट। ठीक है। और मुद्रा है काजिस्तान टेंगी। इतना आप लोग याद रखना। मुद्रा क्या है? काजिस्तान टेंगी मुद्रा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया? Where was India's largest leopard safari inaugurated recently? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है कर्नाटका, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी, अगर कोई चीज
सबसे बड़ी है और भारत में कहीं भी नहीं है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में बन जाता है। तो भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कर्नाटक के कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु में किया गया। बेंगलुरु में किया गया। बेंगलुरु में बन्नेरघट्टा एक जैविक उद्यान है, उसका नाम है क्या? बन्नेरघट्टा। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान। जैविक उद्यान बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान है। यही इसी में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। अब यहाँ पर अगर मान लो क्वेश्चन जगह का नाम ना पूछ के और ये पूछ ले कि कर्नाटक के किस उद्यान में जो है भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया, तो नीचे अगर जैविक उद्यान कई सारे दे दे तो आप लोग भूलिएगा मत, बन्नेरघट्टा। बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान है। ये उद्यान जो है 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली चट्टाने यहाँ पर हैं और यहाँ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये पूरी तरीके से ऊबड़ खाबड़ वाला इलाका है, ठीक है। और यहाँ पर स्वतंत्र रूप से क्या करते, तेंदुआ विचरण करते हैं। और इसमें 4 खंड है, एक चिड़ियाघर है, सफारी है, तितली पार्क है और बचाव केंद्र है। और ये चंपक धाम घाटी भी इसमें शामिल है। तो इस तरीके से काफी इम्पोर्टेंट ये जैविक उद्यान है जो कि भारत का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी उद्यान है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत का नया विदेश सचिव निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? हु एमंग फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया रिसेंटली? ऑप्शन ए है विक्रम मिश्री, ऑप्शन बी है अजीब डोवाल, ऑप्शन सी है राजीव रंजन, ऑप्शन डी है पीयूष गोयल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री को भारत का नया सचिव, विदेश सचिव नियुक्त किया गया है और ये कार्यभार कब से जो है संभालेंगे? ये अपना कार्यभार जुलाई से संभालेंगे। इस साल की शुरुआत में जो विनय मोहन कत्रा थे उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था और इसके बाद जो है इनका चयन किया गया। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं विक्रम मिश्री के बारे में। तो ये विदेश सचिव बनने से पहले ये 1 जनवरी 2022 को मिश्री को एक डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया था और ये 3 प्रधानमंत्री के साथ निजी सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। मतलब इनका जो कार्य का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो काफी अच्छा है। 3 प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के साथ ये निजी सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। इनका जो जन्म हुआ था ये श्रीनगर में हुआ था। बाकी इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप लोग इतना याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर बायोप्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा? रिसेंटली हैट विच प्लेस इन उत्तर प्रदेश विल अ बायोप्लास्टिक पार्क बी बिल्ट? ऑप्शन ए है सहारनपुर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन डी है रायबरेली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो बायोप्लास्टिक पार्क है ये लखीमपुर खीरी के क्षेत्र में बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क है, फर्स्ट बायोप्लास्टिक पार्क है। तो ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, खास करके यूपी के जितने एग्जाम हैं उसमें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपी का पहला बायोप्लास्टिक पार्क है। ये क्या करेगा? ये मतलब जो पेट्रोलियम से बने प्लास्टिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये जो है उस बायोप्लास्टिक को जो है खत्म करेगा और उसको इन्वायरमेंट में जो हानि पहुंचाते हैं, तो ये उन इसका मुख्य आधार है कि उन पौधों से जो आप वापस उगते हैं, जैसे मक्का, चुकंदर और सूरजमुखी। तो मतलब ये प्लास्टिक को एकदम प्लास्टिक से जो अलग होता है बायोप्लास्टिक, एक होता है प्लास्टिक और दूसरा होता है बायोप्लास्टिक। बायोप्लास्टिक मतलब कि जो किसी प्लांट से उत्पन्न किया जाने वाला
पेट्रोलियम होता है तो वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो बायोप्लास्टिक होते हैं ये प्लास्टिक से अलग इस प्रकार होते हैं क्योंकि इसमें सेलुलेज और स्टार्च जैसे प्राकृतिक पॉलीमर पाए जाते हैं। तो ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और ये पर्यावरण में सैकड़ों वर्ष तक पर्यावरण को अच्छे तरीके से रखते हैं। यानी प्लास्टिक जो है वो पर्यावरण को बहुत ही हानि पहुंचाता है, जबकि बायोप्लास्टिक जो है ये अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों के लिए अच्छा होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाल ही में पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किन्हें सम्मानित किया गया है। हु हैज बीन रिसेंटली ऑनर्ड विद द पेन पिंटर अवार्ड 2024? ऑप्शन ए है विक्रम सेठ, ऑप्शन बी है अरुंधति रॉय, ऑप्शन सी है नीता अंबानी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी, यानी कि जो ये पेन पिंटर पुरस्कार मिला है ये अरुंधति राय को मिला है और ये उनको इसलिए मिला है क्योंकि उनके साहसी लेखन के लिए उन्हें दिया गया है और ये सम्मान उन्हें दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत जो मुकदमा चलाया जाता है उसके बाद दिया गया है। और ये पुरस्कार समारोह जो है लंदन में आयोजित किया जाएगा और इसमें पेन पिंटर पुरस्कार जो है 2009 में इसकी मंजूरी दी गई थी। आयरलैंड और राष्ट्रमंडल के असाधारण अंग्रेजी भाषा के लेखकों को मान्यता देता है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है कि अरुंधति राय को जो है भारत की हैं और इनको पेन पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। Who has been recently elected as the next president of the European Council? ऑप्शन ए है एंटोनियो कोस्टा, ऑप्शन बी है मार्क रूट, ऑप्शन सी है एंटोनियो गुटेरस, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि एंटोनियो कोस्टा जो है इनको यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मार्क रूट, जैसा कि हमने कुछ दिन पहले क्लास में बताया था कि मार्क रूट को नाटो का जो है महासचिव नियुक्त किया गया है। नाटो का जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो है महासचिव किसे नियुक्त किया गया था, मार्क रूट को। और एंटोनियो गुटेरस के बारे में आप लोग जानते हैं कि ये यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के संघ के। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को ये एंटोनियो कोस्टा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये पूर्व पुर्तगाली प्रधानमंत्री थे और इन्हें अभी हाल ही ये किसका कार्यकाल जो है लेंगे, यहाँ पर पहले उर्सुला वॉन डेर लेयन थी जिनका कार्यकाल कंप्लीट हो गया है और अब इनका कार्यकाल ये उनकी जगह पर इनको नियुक्त किया गया है। तो एंटोनियो कोस्टा जो है ये अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि एंटोनियो कोस्टा को लिस्बन गांधी के रूप में भी जाना जाता है, लिस्बन के गांधी के रूप में, लिस्बन के गांधी के रूप में इन्हें गांधी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। लिस्बन के गांधी के रूप में इन्हें क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री बनने से पहले पुर्तगाल में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके और यूरोपीय संसद के उपाध्यक्ष भी बने, लिस्बन के मेयर भी बने। इनकी जो जीवन शैली है और जो भारतीयों के साथ उनका लगाव है इस वजह से इन्हें लिस्बन के गांधी का उपनाम दिया गया। 2017 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान किया गया था और उनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड भी है, यानी कि जो हमारा OCI कार्ड होता है वो भी एंटोनियो कोस्टा के पास है। और एंटोनियो कोस्टा को भारत के साथ जुड़ाव होने के कारण, इनकी विचारधारा के कारण इनको लिस्बन के गांधी के रूप में उपनाम दिया गया है, इन्हें लिस्बन के गांधी के रूप में जानते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल की शुरुआत की गई है। Which ministry recently adopted cleanliness drive away disease initiative has been launched? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ऑप्शन
डी है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, इसका राइट आंसर जो है ये ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है। यानी कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रियों के द्वारा जो है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत 1 जुलाई से 31 अगस्त 1 जुलाई से 31 अगस्त तक ये अभियान चलेगा। इसमें सफाई अपनाओ और बीमारी भगाओ की जो है अभियान की 1 महीने तक ये शुरू लगातार जो है पहल की जाएगी। इसका उद्देश्य है कि शहरी स्थानीय निकायों को मानसून की चुनौतियों के लिए तैयार करना, जिसमें मेन जो ध्यान केंद्रित करना है वो स्वास्थ्य और स्वच्छता पर केंद्रित करना है। जैसे कि कुछ टाइम पहले जो है स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्टॉप डायरिया अभियान को शुरुआत किया था। मैंने बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो है डायरिया भगाओ की शुरुआत की है, जो कि इसके जो है मिनिस्टर कौन थे, जेपी नड्डा। तो इसका जो मेन उद्देश्य, जैसे बारिशों में आप लोग देखे होंगे कि बारिश में बारिश का पानी भर जाता है और निकास सिस्टम नहीं होता है, तो उसमें कई सारे मच्छर जो है पैदा हो जाते हैं और उन मच्छरों की वजह से जो है डायरिया हो जाती है, कई सारी खतरनाक बीमारियां जन्म लेती हैं। तो उन्हीं के लोगों के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है कि आसपास गंदा पानी ना जमा होने दें, सफाई का विशेष ध्यान दें, क्योंकि जो बारिश का मौसम होता है ये काफ़ी सारी बीमारियों को इकट्ठा करता है। यानी कि इसमें कई तरीके के ऐसे बैक्टीरिया हो जाते हैं जो संक्रमण को बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके अपने आसपास सफाई रखो, जितना साफ सुथरा माहौल रखोगे उतनी ही बीमारियां कम होंगी। आप लोग भी हमें अपने आसपास ध्यान रखिए, सफाई पर विशेष ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? When has National Statistics Day been celebrated recently? ऑप्शन ए है 20 जून, ऑप्शन बी है 25 जून, ऑप्शन सी है 21 जून और ऑप्शन डी है 29 जून। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन डी, यानी कि 29 जून को जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। अब ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये भी जान लीजिए। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दिन प्रसिद्ध सांख्यिकीविद और जो अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महानबोलिस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य जो है सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में सांख्यिकी के महत्व के बारे में क्या करना, जागरूकता फैलाना है। इस बार की जो थीम है क्या है, वो थीम भी आप लोग लिख लीजिए। मैंने हमेशा बोला है कि कोई डे सेलिब्रेट किया जाता है तो उसकी थीम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। इस बार की जो थीम है वो है निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग। निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग, ये इसकी थीम है। अब बात करते हैं जो प्रोफेसर महालनोबिस हैं, इनको क्या, इनको भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। ये इनका जो इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना भी इन्होंने ही कोलकाता में की थी। उसके बाद 1950 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई और जो 1955 से 1967 1955 से 67 तक जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके सदस्य के रूप में जो है ये इन्होंने कार्य किया। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे पहली पंचवर्षीय योजना किस पे बेस्ड थी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पे बेस्ड थी। तो पहली जैसे फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर थी। वैसे ही जो सेकेंड वाली थी 1955 से 67 वाली, ये महालनोबिस मॉडल पर थी। तो इन्हीं के नाम पर जो है ये मॉडल का नाम दिया गया था, महालनोबिस मॉडल। ठीक है, बहुत ही जाने माने ये जो है ये प्रोफेसर हैं और इन्होंने बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं। तो इन्हीं के जो है जयंती के उपलक्ष्य में जो है ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आज का जो हमारा प्रश्न है वो है कि हाल ही में भारतीय सेना का अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पांडे, राजा सुब्रमण्यम, उपेंद्र द्विवेदी,
इनमें से कोई नहीं। आई होप आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में करवाया है। और आप लोगों को हमारी जो कल की फटाफट रिवीजन सीरीज थी वो कैसी लगी? आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने बहुत कम टाइम में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाया था। और अभी जो है, जो जून के इम्पोर्टेंट डेज हैं वो भी मैं एक ऐसे करवा दूंगी, एक ही लिस्ट में सारे इम्पोर्टेंट डेज 1 मंथ के कवर करवा दूंगी। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ये सारा जो बेनिफिशियल कंटेंट है आपके लिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं न्यू सेशन में।